अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। जहां होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आपकी बाजी भी बिल्कुल ठीक है आपकी दुआ से। तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको 100 साल पुराना चश्मा दिखाऊंगी जो हमारे गांव में है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकी। आज लास्ट डे था तो सुबह सुबह मेरी कज़न जा रही थी, मैं उसके साथ आ गई थी। और यहाँ पर ये दो बच्चे जो है ना वो पत्थर और रेत उठाने के लिए आए हुए थे, तो चुप चुप के मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। जितना यहाँ से ऊपर था वहाँ पर मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि आदमी काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आप लोगों को वो चश्मा ज़रूर दिखाऊंगी। और वापसी पर जी मुझे ये जगह नज़र आ गई जिसको अभी तक मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ था। कौन कहता है कि क्यारियों के अंदर बकरियां घुसती हैं? मैं भी घुस गई थी। मेरे कज़न ने यहाँ पर सब्जियां लगाई हुई थी, टमाटर, खीरे, कद्दू, हलवा कद्दू, क्या कुछ नहीं था यहाँ पर भाई। वैसे गाँव वालों की ना सही मौज होती है, अपनी सब्जियां उगा लेते हैं। अगर बाजार से उन्हें लाकर देने वाला कोई ना हो तो अपने खेतों में घुसो, वहाँ से सब्जियां तोड़ो और पका लो। और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बालों कुड़ियों वंडियों करके अपने मल्लेदारों के अंदर भी अपनी सब्जियां बांट देते थे। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा टमाटर लगाए जाते हैं। पहले मैं आपको इस कद्दू की कहानी सुना दूं। ये वो सोना मनमोना कद्दू जिसको देखकर मेरी कुछ सहेलियों ने पूछा था कितना लंबा कद्दू। हाँ जी भाई, यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे कद्दू ही बनते हैं। इस कद्दू को आप देख लें कितना बड़ा है। कम से कम ये 5 से 7 किलो का, ये काफी ज्यादा पक चुका हुआ है। अब ये पकाने के काबिल तो नहीं है, हो सकता है ये जानवरों को डाल दें। तो इसके बीज निकाल कर उसको दोबारा से बोकर नए कद्दू उगा लिए जाएंगे। और ये वाला कद्दू देखें, ये भी काफी ज्यादा पक चुका हुआ था और ये भी तकरीबन 5-7 किलो का था। वैसे अच्छा खासा भारी भरकम कद्दू है और बारीक सी बेल के ऊपर लगा हुआ है। अल्लाह की कुदरत है ना, और ये अल्लाह की कुदरत आपको यहाँ पर जा बजा मिलेगी। यहाँ पर टमाटर बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं, लेकिन इन लोगों के टमाटर जाया नहीं होते। वो उसको ड्राई करके ना फिर सर्दियों में यूज करते हैं। और इस चूजे को कोई दौरे पड़ रहे थे, मैंने कहा इसके जो दौरे पड़ रहे हैं इसको भी कैमरे में कैच कर लिया जाए। अच्छा जी, ये जो मेरा क्लिप पहना है ये मुझसे टेढ़ा बन गया, कोई गल नहीं, तुम मोबाइल टेढ़ा करके देख लेना इसको। ये है जी हमारी दुल्हन का कमरा। मेरे कजन के बेटे की शादी हुई थी और यहाँ पर जी दुल्हन ही सिर्फ दुल्हन नहीं बनती है, बल्कि उसके पूरे रूम को भी दुल्हन बनाया जाता है। बस लाली लिपस्टिक की कसर रह जाती है, बाकी टिंडे पांडे निकाल कर सारे जो है ना वो शेल्फों पर लगा दिए जाते हैं, अलमारियों में भर दिए जाते हैं। दुल्हन का जो मेकअप होता है ना उसको भी फैला कर पूरा रख दिया जाता है कि कहीं कोई हमें ये मेड़ा ना मार दे कि दुल्हन को आखिर आप लोगों ने दिया क्या है। डेकोरेशन आइटम्स उनका तो पूछे ही ना, इतनी डेकोरेशन आइटम आपको एक दुल्हन के कमरे से मिलेगी ना कि आप बाकायदा पूरी एक दुकान डाल सकते हैं। अल्लाह हमारी प्यारी सी दुल्हन के नसीब नेक करे। लेकिन अगर कमरे को आप लोग गौर से देखेंगे ना तो कभी आपको ये टिंडे पांडों की दुकान लगेगी, कभी आपको डेकोरेशन की दुकान लगेगी और कभी आपको फर्नीचर की दुकान लगेगी। तो आपको हमारी दुल्हन का कमरा कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और शुक्र का कलमा अदा करेंगे। यहाँ पर मेरा कैमरा सीधा हो गया है, मौसम बहुत जबरदस्त हो गया था। हम लोग यहाँ से घर से निकलने लगे थे, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी और सारे इमोशनल हो गए थे, मेरे समेत। मैं भी रो पिटी रही थी और चाचू मेरे आगे के जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं जी आप हमारे गाँव का अलविदाई मंजर। और जाते जाते मैंने अपने कजन से कहा कि कब्रिस्तान के पास एक बार फिर से गाड़ी रोकना। अच्छा, मुझे कुछ बहनों ने ये भी कहा था कि आपने कहा है कि आपके फादर की जो कब्र है ना तो आप इर्द गिर्द का व्यू भी जरूर दिखाइएगा। अच्छा, मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी अपनी लाहौर में गुजार दी, कुछ अरसा वो कराची में भी रहे हैं, लेकिन उनकी पैदाइश जो है वो इस गाँव की थी। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मेरी कब्र भी इसी गांव में बने। उनकी वसीयत का एहतराम करते हुए हम लोगों ने उनको यहीं पर दफन कर दिया। हालांकि हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अक्सर ईद त्यौहार पर हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम लोग कब्रिस्तान पर जाएं और अब्बू के लिए फातिहा पढ़ें, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग इतनी दूर से आ नहीं सकते हैं तो हमारे सभी रिलेटिव्स यहीं पर रहते हैं। सभी लोग आते जाते अब्बू की कब्र के ऊपर फातिहा पढ़कर जाते हैं। खासकर मेरे चाचू रोजाना अब्बू की कब्र पर आते हैं। हालांकि मेरे अब्बू की डेथ को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरे चाचा अभी भी रेगुलर कब्रिस्तान आते हैं। तो ये है जी मेरे अब्बू की कब्र। यहाँ पर बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ना तो कब्र को यहाँ पर व्हाइट कलर के जो तरपाल होती है ना उससे आकर कवर कर देते हैं। अभी कब्र के इर्द गिर्द की जगह को पक्का नहीं किया, हम लोग कब्र को पक्का नहीं करते हैं, सिर्फ इर्द गिर्द की जो साइड्स होती है ना उसको पक्का कर देते हैं। तो जब तक वो पक्की नहीं हो जाती ना तो बारिश के दिनों में कब्र को इसी तरह कवर किया जाता है। और ये है जी हमारे गाँव की रोड जिसके साइड के ऊपर ये कब्रिस्तान बना हुआ है और यहीं पर खड़े होकर हम लोग फातिहा करते हैं, यानी कि हमें कब्रिस्तान अंदर जाने की इजाजत नहीं है औरतों को। तो हम यूं साइड पर खड़े होकर दुआ कर लेते हैं। बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और ये है जी हमारे गांव की टूटी पजी रोड। खैर जी यहाँ पर मैंने अलविदाई फातिहा की और हम लोग वापस चल पड़े हैं दूसरे कब्रिस्तान की तरफ जहाँ पर मेरी दादी दादा और मेरी फूफो वगैरह दफन है। वहाँ पर भी जाकर हम लोग अलविदाई फातिहा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने नाना अब्बू के गाँव की तरफ चल पड़ेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे वो टाइम याद आ रहा है ना तो फिर से मुझे रोना आ रहा है। तो ये तो सारी ज़िंदगी का रोना है, लेकिन सब्र के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ
यहाँ पर हम दूसरे कब्रिस्तान आ गए थे। यहाँ पर भी हम लोगों ने अलविदाई फातिहा कर ली थी। और ये मेरे बाया को आप लोग देखेंगे, मैं उड़ी जा रही थी। इतना हवा का तेज प्रेशर था ना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी ये मुझे उठा के इस साइड पर मारेगी, मैं वो नीचे जाकर गिरूंगी। और मेरा जो कल वाला सवाल था ना, उसका जवाब मुझे वहां पर जाकर मिलेगा कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगी ना तो मैं नीचे कितने घंटे में पहुंचूंगी। जी मेरे कल के व्लॉग के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि वहाँ का मौसम इतना जबरदस्त है, आपको चाहिए वहीं पर कुछ दिन रह लें, बल्कि ईद भी वहीं पर गुजार लें, बल्कि पूरी गर्मियां वहाँ पर गुजार लें। तो कल दरअसल ये कि अगर कोई आपको अपनी उंगली पकड़ा रहा हो ना तो आपको उसकी पूरी बाजू नहीं पकड़ लेनी चाहिए। मैं रिलेटिव्स के घर में कितने दिन रह सकती हूँ, नो डाउट वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत हमारी इज्जत करते हैं, और जब हम लोग जाते हैं ना हमारी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं। लेकिन आपको खुद को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए ना कि अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, तो आप भी टाइम टाइम अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और अपने घर की तरफ वापस आ जाएं। ऐसे भी आपको पता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेरा लाहौर में डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं डॉक्टर को यहाँ पर बुलाने से तो रही तो खुद ही उसके पास चल के जाना पड़ेगा। लाहौर जाते ही मेरी वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्पिटल के चक्कर होंगे, कभी लेबोरेटरीज के चक्कर होंगे, कभी ब्लड सैंपल जा रहे हैं, कभी यूरिन सैंपल जा रहे हैं, कभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है और कभी सीटी स्कैन हो रहा है। यानी कि मैं चलती फिरती फिर से लेबोरेटरी बन जाऊंगी। ज़िलहज्जा के इस बाबरकत महीने में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जो लोग घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी बीमार है, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनकी सिस्टर भी बीमार है, उनके गले का कोई मसला है और उनका भी ऑपरेट होने वाला है। उनके लिए भी आपने खुसूसी दुआ करनी है कि उनका ऑपरेट कामयाब हो जाए और वो जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली में वापस आए। और ये है वो पंचकोड़ा दरिया जिस पर इस बार मेरा आने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आने का सोचती थी ना, बारिश स्टार्ट हो जाती थी, और जैसे यहाँ पर बारिशें होती हैं ना तो इसका पानी गंदा हो जाता है और पीडीएम की तरफ से अलर्ट आ जाता है कि दरिया के पास किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी खतरनाक हो जाता है और अपने साथ लोगों को ले जाता है। और यहाँ पर जी हम अपने नानाबू के घर पहुँच चुके हुए थे। नानाबू का घर मैंने आप लोगों को कंप्लीट नहीं दिखाया था, उसकी वजह ये कि कोई ना कोई इर्द गिर्द घूमता फिरता रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा आपको घर दिखा देती हूँ कि ये मेरे नानाबू का घर है। ये सामने जो है ना वो अंगूरों की बेल लगी हुई है, लेकिन अंगूर अभी बिल्कुल कच्चे थे तो मैं तोड़ नहीं सकती थी। बाकी मेरे नानाबू को पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने अपने घर में काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने बोर किया हुआ है, यहाँ पर ज़मीनी पानी आता है और बहुत ठंडा और बहुत मज़े का पानी होता है। तो बस जी नानाबू के घर हम लोगों ने रात गुजारी और उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग निकल आए हैं। और ये दरिया स्वाद जिसमें पिछले साल बड़ा खतरनाक किस्म का सैलाब आया हुआ था और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था जो वो सैलाब अपने साथ ही बहाकर ले गया था, पता नहीं किधर ले गया था लेकिन ले गया था। और यहाँ पर हमारा तपता जलता सफर स्टार्ट हो गया हुआ था। मोटरवे पे इतनी ज्यादा शदीद गर्मी थी ना, और हम लोगों ने फ्लाइंग कोच के जरिए मर्दान तक जाना था। फिर मर्दान से हम लोगों की सीटें बुक हुई हुई थी, वहां से हम लोगों ने फिर लाहौर के लिए निकलना था। लेकिन जो हमारी वो बस थी ना ही पूछे, कोई छकड़ा बस थी पूरी। अच्छा जी, मोटरवे से याद आया कि कलर कहार के ऊपर शालीमार बस का एक हादसा भी हुआ था, जिसको देख के मैं इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई हुई थी ना कि अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे। मैंने भी बस पे सफर करना है और रात के टाइम पर तो ड्राइवर इतनी ज्यादा तेज बस चला रहे हुए होते हैं, मोटरवे के ऊपर गाड़ी कंट्रोल भी नहीं होती है। और ये है जी वो टूल प्लाजा स्वाद का जिसको आग लगा दी गई थी। अच्छा, मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया था कि इसकी वीडियो बिल्कुल भी अपलोड ना करना, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बेचारा कितना सड़ पुज गया, उसको दोबारा से रीन्यू भी नहीं किया इन्होंने अभी तक। हालांकि बिल्कुल न्यू टूल प्लाजा था, लेकिन अब ये सारे कदीमा की बकायात लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग मर्दान पहुंचकर बस में अपनी सीटों पर बैठ गए हुए थे। इस बार हमें फ्रंट पे सीटें मिली हैं, शुक्र है पीछे हम लोगों को कोई सीट नहीं मिली, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना उस वक्त हमें पीछे सीट मिली थी। पूरा रास्ते गर्दन टेढ़ी करके देखना पड़ा था। यहाँ पर सारे मंजर बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रहे थे। और ये जी हम लाहौर पहुंच चुके थे। पूरी रात मैं जागती रही थी, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी। अच्छा जी, आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे तमाम व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बस जी, यहाँ पर मैं भी अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।